नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म लर्न नर्सिंग कंसेप्ट के अंदर, LNC कंसेप्ट के अंदर। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे रहेंगे। वीडियो की स्टडी के अंदर आज हम लेकर आए हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत सी बेसिक टॉपिक। जी हाँ, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन क्या होता है, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन किस कंडीशन के अंदर देते हैं, कब कब नहीं देते हैं, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन रहती हैं, सारी चीज़ें अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो बने रहेगा पूरे कंप्लीट इस लेक्चर के साथ में। हर एक चीज़ जो इस एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है, हर एक चीज़ वो TPN के अंदर आती है, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन के अंदर आती है, सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। कौन सी कंडीशन में देते हैं, किस में नहीं देते हैं, कौन कौन सी कॉम्पोजिशंस होते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लगभग सारी डिटेल इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कंप्लीटली वीडियो के साथ में बने रहिएगा। तो आइए लेक्चर को आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि यहाँ पर बोल रहे हैं, एक है टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन। एक वर्ड अपन पढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, एक वर्ड अपन पढ़ते हैं जिसको अपन क्या कहते हैं, पैरेंटल न्यूट्रिशन। एक वर्ड होता है जिसको अपन कहते हैं पैरेंटल न्यूट्रिशन। अब ये जो पैरेंटल न्यूट्रिशन है प्यारा दोस्तों, कब देते हैं, देखिए पैरेंटल पर एंट्रल ड्रग के जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हम पढ़ते हैं उसके अंदर एक होता है एंट्रल होता है, एक पैरेंटल होता है। एंट्रल मतलब थ्रू द इंटेस्टाइन और पैरेंटल मतलब अदर देन द इंटेस्टाइन, मतलब आरई हो सकता है, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, लगभग सारे जो अदर देन ओरल होते हैं। अब उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, जब पेरेंटल न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो इसके अंदर बेसिकली दो चीज़ आती है। कौन कौन सी आती है? दो चीज़ें होती है। एक होता है आपका पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन, पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन, एंड दूसरी चीज होती है आपके टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। दो चीजें आती है ना। अब ये जो दो चीजें आती है प्यारे दोस्तों, इनका क्या मतलब होता है, देखिए अब पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है, जब कोई पेशेंट एंट्रल रूट से फीडिंग ले रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है, तो वो सफिशिएंट पेशेंट तो ले रहा है, लेकिन अभी तक उसकी जो मेटाबॉलिक नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। क्या मतलब है पेरेंटल न्यूट्रिशन का, पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन का? इफ अ पर्सन टेकिंग एंट्रल फीडिंग, जो ओरल रूट से फीडिंग ले रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है, लेकिन वो अभी उसकी मेटाबॉलिक नीड को फुलफिल करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। अगर सफिशिएंट नहीं है तो उसकी मेटाबॉलिक नीड फुलफिल नहीं होगी, और जब मेटाबॉलिक नीड फुलफिल नहीं होगी तो उसको एंट्रल रूट के अलावा भी कुछ फीडिंग, उसको न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन। उस कंडीशन के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो आपको IV लाइन से भी देना पड़ेगा, तो उसको अपन कहते हैं पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन। वहीं अपन बात करें टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन की, कोई पर्सन ओरली तो बिल्कुल ही ले नहीं रहा है, कुछ भी न्यूट्रिशन ओरली अलाउ नहीं है, पेशेंट ले नहीं रहा है, उसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, उस कंडीशन के अंदर जहां पर ओरल रूट बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होता है, वहां पर न्यूट्रिशन देने के लिए आपको पूरा ही पेरेंटल रूट यूज करना पड़ेगा। उस कंडीशन को क्या कहते हैं, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब देखते हैं हम टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के बारे में और डिटेल से चीजें। ये जो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन होता है प्यारे दोस्तों, इसके अंदर आप न्यूट्रिशन देते हैं, अल्टीमेटली टोटल पूरा इसी पे डिपेंड रहता है पेशेंट। इसको एक और नाम से जानते हैं। अच्छा, इसके और नाम की अपन बात करें तो इसको किस नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं हाइपर एलिमेंटेशन। उसको क्या बोलते हैं, दैट इज द हाइपर एलिमेंटेशन के नाम से भी जानते हैं आपके टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन को, जिसको अपन TPN के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली नॉर्मली एडल्ट्स के अंदर यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफली ना, उसको न्यूट्रिशन देने के लिए। अब अपन बात करते हैं कि कौन कौन से पेशेंट के अंदर ये टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन अपन देते हैं, मतलब इसके क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं, है ना। तो वो भी एक बार शॉर्टली डिस्कस करते हैं। देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले इंडिकेशंस की। इंडिकेशन क्या क्या इसके इंडिकेशंस होते हैं, कौन कौन सी कंडीशन के अंदर यूज करते हैं। तो अभी हमने कहा कि TPN जो होता है प्यारे दोस्तों, ये न्यूट्रिशन लेने के लिए पेशेंट को पेरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं जब पेशेंट का ओरल रूट, नॉर्मली हम न्यूट्रिशन ओरल रूट से लेते हैं, लेकिन जब ओरल रूट के अंदर कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तब आपको ओरल रूट के अलावा न्यूट्रिशन के लिए रूट यूज़ करना पड़ेगा, जो पेरेंटल अपन यूज़ करते हैं। अब उस कंडीशन के अंदर अब कब कब ये देंगे, तो देखिए व्हेन ओरल रूट, अब ओरल रूट के अंदर क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम हो गई, कौन कौन सी तकलीफ हो गई, कौन कौन सी ऐसी कोई प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से आप TPN देना पड़ेगा। तो ओरल रूट के बारे में बात करते हैं, कब कब TPN देंगे। तो पहला इंडिकेशन क्या है, जब ओरल रूट्स क्या हो, नॉट अवेलेबल, ओरल अवेलेबल नहीं है, उस कंडीशन के अंदर आप क्या दोगे, TPN, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। तो व्हेन ओरल रूट इज नॉट अवेलेबल
अब मान लीजिए किसी पेशेंट के अंदर ओरल कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज है स्टार्टिंग से, अब उसके अंदर ओरल रूट अवेलेबल नहीं है, या कोई सीवियर ट्रॉमा हो गया है जिसके वजह से उसकी एलिमेंट्री कैनाल पूरी डिस्टर्ब हो गई है, अब वहाँ पर न्यूट्रिशन लेना पॉसिबल ही नहीं है ना, और वहाँ पर ओरल रूट अवेलेबल नहीं है, उस कंडीशन के अंदर आपको क्या देना पड़ेगा, टिपिन देना पड़ेगा। ठीक बात है। नेक्स्ट अपन देखते हैं दूसरा इंडिकेशन क्या क्या होता है। ओरल रूट अवेलेबल तो है लेकिन नॉट पॉसिबल। ओरल रूट इज देयर बट ओरल रूट इज नॉट पॉसिबल। मान लीजिए कोई पेशेंट का ओरल रूट अवेलेबल है, बिल्कुल सही है, लेकिन कोई मेजर गैस्ट्रिक सर्जरी हो रखी है, मेजर इंटेस्टाइनल सर्जरी हो रखी है ना, वहां पर आप उस इंटेस्टाइनल की हीलिंग्स के लिए प्रॉपर टाइम देना चाहते हो, प्रॉपर ड्यूरेशन लगेगा, और उस ड्यूरेशन के अंदर आपको पेशेंट को निल पर ओरली रखना पड़ेगा, एनपीओ रखना पड़ेगा। तो जब पेशेंट ओरली कुछ नहीं लेगा तो उसको न्यूट्रिशन फुलफिलमेंट के लिए क्या देना पड़ेगा, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन। तो अब अपन ये कह सकते हैं एक तो अवेलेबल नहीं हो या अवेलेबल है लेकिन पॉसिबल नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर भी हम क्या देंगे, टीपीएन, है ना। हम मूवमेंट करते हैं फर्दर नेक्स्ट। जब आपके पास ओरल रूट अवेलेबल भी है, ओरल रूट पॉसिबल भी है, तब एक कंडीशन और बनती है, उसको अपन कहेंगे नॉट सफिशिएंट। एक और कंडीशन बनती है जिसको अपन कहते हैं नॉट सफिशिएंट। ये भी एक बड़ा इंडिकेशन है, सफिशिएंट। अब देखिए आपके पास ओरल रूट अवेलेबल है, पॉसिबल भी है, लेकिन मान लीजिए पेशेंट ले रहा है फीडिंग, लेकिन किसी वजह से पेशेंट की वो जो न्यूट्रिशन ओरली ले रहा है उससे उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अभी तक फुलफिलमेंट नहीं हो रही है, मतलब जितना ले रहा है वो बॉडी के लिए इनफ नहीं है। जब इनफ नहीं है तो अदर जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, टीपीएन, है ना। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं अवेलेबल है, पॉसिबल है, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। पेशेंट खा रहा है लेकिन स्टिल वो अमाउंट इनफ नहीं है, तो वहां पर भी आपको क्या देना पड़ेगा, दैट इज द टीपीएन। नेक्स्ट अपन बात करें, अवेलेबल भी है, पॉसिबल भी है, सफिशिएंट भी ले सकता है, लेकिन किसी वजह से वहां पर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, उसकी वजह से पेशेंट को खाना या न्यूट्रिशन अलाउ नहीं है, उस कंडीशन में पेशेंट की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भी आप क्या देंगे वहां पर, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन कह सकते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस। अगर वहां पर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है प्यारे दोस्तों, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, अगर कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन है तब भी आप ओरल रूट से प्रेफर नहीं करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करें और कौन कौन से इंडिकेटर्स हो सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन कुछ नहीं है लेकिन पेशेंट ले रहा है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी कुछ नहीं रहा, अवेलेबल भी है, सफिशिएंट भी है, फिर क्या कंडीशन होगी, तो एक कंडीशन और बनती है, पेशेंट जितना लेता है उतनी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है। मतलब अगर कोई पेशेंट के अंदर माल न्यूट्रिशन है और वो भी सीवियर कंडीशन के अंदर है, उस कंडीशन के अंदर पेशेंट की बॉडी की मेटाबॉलिक नीड को फुलफिल करने के लिए ओरल रूट इनफ नहीं होगा, सफिशिएंट नहीं होगा, कॉन्ट्राइंडिकेशन भी कुछ नहीं है, लेकिन सीवियरली माल नरिश पेशेंट है, उसके अंदर आपको क्या देना पड़ेगा, दैट इज द टीपीएन। ठीक बात है। तो अगला इंडिकेशन क्या रहेगा, दैट इज द सीवियर माल न्यूट्रिशन। अब ये जो सीवियर माल न्यूट्रिशन है किस किस कंडीशन के अंदर होता है, फॉर एग्जांपल HIV एड्स के अंदर होता है, पेशेंट जो होता है सीवियरली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज रहता है, एनोरेक्सिया रहता है, नोजिया रहता है, वोमिटिंग रहता है ना, तो पेशेंट को न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होता है। फॉर एग्जांपल पेशेंट को कैंसर है, पेशेंट को कीमोथेरेपी चल रहा है ना, तो ये कुछ कंडीशन होती है जिसके अंदर पेशेंट क्या रहता है, सीवियरली माल नरिश। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है, एड्स हो सकता है, सबसे पहले एड्स हो सकता है, और क्या हो सकता है, दैट द कैंसर हो सकता है, और कौन सी कंडीशन हो सकती है, अच्छा सीवियर बर्न, और सीवियर बर्न वाला पेशेंट भी यहाँ पर सीवियरली माल नरिश रहेगा। तो हम यहाँ पर बर्न कह सकते हैं ना, बर्न के अंदर भी कह सकते हैं सीवियर, बेसिकली बहुत ज़्यादा बर्न रहेगा। तो और अपन कह सकते हैं अच्छा कैंसर के अंदर कीमोथेरेपी चलती है, तो कीमोथेरेपी भी पेशेंट को सीवियर माल नरिश कर देती है, कीमो। तो ये कुछ हमारे इंडिकेटर्स होते हैं, ये बताता है कि आपको टीपीएन देना ही पड़ेगा। अब अपन फर्दर मूवमेंट करते हैं कि जब देना पड़ेगा कौन सी कंडीशन होती है जिसको अपन इंडिकेटर्स कहते हैं, वो हमका पता लग गया, अवेलेबल नहीं हो, पॉसिबल नहीं हो, ओरल रूट सफिशिएंट नहीं हो, कॉन्ट्राइंडिकेशन हो या सीवियरली मालनरिश हो। अब कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती है जहां पर आपको कॉन्ट्राइंडिकेशन रहता है, टीपीएन नहीं देना होता है। एक बार शॉर्टली उन कंडीशन को अपन देखते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हम थोड़ा उसको डिस्कस करते हैं, दैट इज द कॉन्ट्राइंडिकेशंस। उसको कहते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। तो कौन कौन से ऐसे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं जो अपन टीपीएन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो देखिए टीपीएन जो होता है एक एज ए ड्रग्स काम करता है ना भाई, दवाई तो है, अगर बॉडी की आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कुछ दे रहे हैं, बाहर से मेडिसिन के थ्रू दे रहे हैं, ये मेडिसिन का काम करती है, ड्रग्स का काम करती है। तो जब भी आप कोई दवाई देते हो
तो दवाई क्या होती है, आप कौन सी कंडीशन की दवाई देना प्रीफर नहीं करोगे भाई? ऐसी कौन सी कंडीशन है जब आप बोलोगे कि दवाई तो दे ही नहीं सकते? अब वो कंडीशन होती है एलर्जिक रिएक्शन। अगर किसी पेशेंट को जो पर्टिकुलर ड्रग्स आप दे रहे हो उसे एलर्जी है, हाइपर सेंसिटिविटी है, तो उस कंडीशन के अंदर वो ड्रग्स आप नहीं दोगे, मतलब कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अगर किसी पेशेंट को टीपीएन से, दैट इज द टोटल पेनिट्रेंट न्यूट्रिशन से, उस पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन है, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है, उसको टोटल पेनिट्रेंट न्यूट्रिशन कभी नहीं दिया जाएगा। तो ये रहा इसका सबसे बड़ा और पहला कॉन्ट्राइंडिकेशन, वो क्या होगा, दैट इज द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। क्या होगा? हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी। अगर हाइपर सेंसिटिविटी है तो पेशेंट को नहीं देंगे। ठीक है, अगला मूवमेंट करते हैं। ये जो टोटल पेनिट्रेंट न्यूट्रिशन, जब इसके कंपोजिशन अपन पढ़ेंगे फर्दर अभी नेक्स्ट कुछ टाइम के बाद में, तो उसके अंदर हम देखेंगे बहुत सारे, अब देखो नाम से टोटल पेनिट्रेंट न्यूट्रिशन, सारे न्यूट्रिशन इसके अंदर है। न्यूट्रिशन है तो इसके अंदर ग्लूकोज भी होता है, इसके अंदर फ्लूइड भी होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, मिनरल्स होती है, अमीनो एसिड्स होते हैं, फैट्स होते हैं, मल्टीपल सारे। तो जब ये इतना सारा दोगे और अगर किसी पेशेंट को ऑलरेडी किसी चीज़ की बॉडी के अंदर अधिकता है या एक्सेस है तो भी ये कॉन्ट्राइंडिकेशन रहेगा टीपीएन। अब कौन कौन सी रहती है वो देखते हैं। सेकंड कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करते हैं। अगर किसी पेशेंट के अंदर पहले से न्यूट्रिशन के अंदर सबसे मेजर कंपोनेंट रहता है आपका ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज होता है, मेजर कंपोनेंट रहता है, और अगर किसी पेशेंट के अंदर अनकंट्रोल्ड हाइपरग्लाइसीमिया है तो उस कंडीशन के अंदर भी आपका टीपीएन क्या रहेगा? कॉन्ट्राइंडिकेटेड। क्या रहेगा? कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो सेकंड पॉइंट हमारा कॉन्ट्राइंडिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज द, यहां कहेंगे सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया, या सीवियर की जगह आप एक बहुत ही अच्छा वर्ड यूज कर सकते हो, अनकंट्रोल्ड हाइपरग्लाइसीमिया ना, ये बहुत ही बेस्ट वर्ड रहेगा, अनकंट्रोल्ड हाइपरग्लाइसीमिया, वहां भी टीपीएन क्या रहेगा? कॉन्ट्राइंडिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसके अंदर लिपिड्स भी होती हैं बेसिकली। तो अगर किसी पेशेंट के अंदर लिपिड का लेवल डिस्टर्बेंस हो रखा है, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल का लेवल डिस्टर्बेंस हो रखा है, तो वहां भी आपको टीपीएन हमेशा अवॉइड करना है। तो अगला पॉइंट क्या रहेगा? दैट इज द सीवियर हाइपरलिपिडीमिया। क्या कहेंगे? सीवियर हाइपरलिपिडीमिया। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, पेशेंट को, अच्छा ये जो टीपीएन होता है फ्लूइड फॉर्म के अंदर होता है, तो लार्ज लगभग 1000 ml का फ्लूइड होता है और मल्टीपल कंपोनेंट इसके अंदर होते हैं, तो इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं। जब आप इसको दे दोगे और पेशेंट के अंदर ऑलरेडी अगर हाइपर वॉल्यूमिया है तो ये अगर आपने दे दिया तो और वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो वहां पर भी हाइपर वॉल्यूमिया वाली कंडीशन में भी आप क्या करोगे? टीपीएन को अवॉइड करोगे ना। तो यहां हम नेक्स्ट पॉइंट कहेंगे दैट इज द हाइपर वॉल्यूमिया, ओवरहाइड्रेशन या हाइपर वॉल्यूमिया। तो ऐसे हाइपर वॉल्यूमिया जैसी कुछ कंडीशन है तो वहां पर भी टीपीएन को क्या जाता है? आपके अवॉइड किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं और क्या क्या हो सकता है। अब इसके अंदर आपके इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर किसी डिजीज के कारण वहां पर इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस अगर डिस्टर्बेंस हो रखा है तो वहां पे आपका टीपीएन हमेशा कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगा। फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को रिनल फेलियर है, वहां पर पोटेशियम का एक्सक्रेशन प्रॉपर नहीं होगा तो पोटेशियम का लेवल बढ़ेगा, जिसको अपन हाइपरकैलेमिया के नाम से जानते हैं। मैग्नीशियम का लेवल बढ़ा रहेगा, है ना। अगर किसी पेशेंट के अंदर फॉस्फोरस बढ़ा है, सोडियम बढ़ा है, कैल्शियम बढ़ा है, ये जब चीजें बढ़ी रहेगी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट बढ़े रहेंगे और ये आप ऊपर से दे दोगे तो ये क्या करेगा? फर्दर इंक्रीज कर देगा और ये पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम और क्रिएट कर देगा। तो अगर किसी पेशेंट के अंदर किसी डिजीज के कारण इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस डिस्टर्ब है तो वहां पर टीपीएन हमेशा नहीं देते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या हो गया? पैथोलॉजिकल इंक्रीज या एलिवेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर इलेक्ट्रोलाइट का लेवल बढ़ा हुआ है तब भी आप टीपीएन क्या करेंगे? नहीं देंगे। और नेक्स्ट बात करें, अब इसके अंदर ग्लूकोज, फैट्स, प्रोटीन सारा होता है। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर, पेशेंट की बॉडी के अंदर प्रोटीन की जो एक जो बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट होती है जिसको अपन अमीनो एसिड्स के नाम से जानते हैं, अगर उसके मेटाबॉलिज्म में कोई प्रॉब्लम हो गई तब भी आप टीपीएन नहीं दे सकते, है ना। तो अगला प्रॉब्लम क्या रहेगा? अगला कॉन्ट्राइंडिकेशन, एरर इन अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। तो ये बड़े बड़े कारण हो सकते हैं आपके जहां पर आपको नहीं देना आपका टीपीएन। और कारण की बात करें क्या क्या हो सकते हैं? ओवरहाइड्रेशन हमने पढ़ लिया, हाइपरग्लाइसीमिया हमने पढ़ लिया, सीवियर लिपिडीमिया हमने ये पढ़ लिया। एक हो सकता है आपके अगर पेशेंट को लेट्स सपोज हार्ट फेलियर है, बेसिकली हार्ट फेलियर पेशेंट को है तो वो क्या करेगा? हाइपरवॉल्यूमिया कर देगा, ऑलरेडी फ्लूइड ज्यादा है और आप ऊपर से दोगे तो वो भी प्रॉब्लम कॉज करेगा। तो वहां पर आप कह सकते हैं हार्ट फेलियर
हार्ट फेलियर हो गया, वहाँ पर भी नहीं दे सकते। नेक्स्ट बात करें पेशेंट के अंदर रिनल फेलियर हो गया, किडनी फेल हो गई, तो भी क्या रहेगा, पेशेंट को हाइपर वॉल्यूम में रहेगा, और ये अगर आपने दे दिया और वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो अगला क्या हो गया, किडनी फेलियर, रिनल फेलियर, लीवर फेलियर ऑल्सो ना, लीवर फेलियर। और नेक्स्ट अपन बात करें एक और कंडीशन, फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर सेप्सिस हो रखा है, ब्लड के अंदर इन्फेक्शन हो रखा है, तो लार्ज कंसंट्रेशन जो होती है इसकी ग्लूकोज के कारण, तो वो भी आप यहाँ पर नहीं दे सकते हैं, तो हम कह सकते हैं सेप्सिस। तो ये कुछ कंडीशन होती है जहां पर आपको टीपीएन देना होता है और जहां टीपीएन नहीं देना होता है। ये हमने एक बार शॉर्टली रिवाइज किया। अब अपन देखते हैं कि टीपीएन के अंदर कौन कौन से कॉम्पोजिशंस होते हैं। बात करें टीपीएन के कौन कौन से कॉम्पोजिशंस होते हैं, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो टीपीएन के अंदर पाए जाते हैं ना, शॉर्ट एक बार इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए टीपीएन जो होता है बेसिकली दो रूट से दिया जाता है, बेसिकली ना दो रूट से दिया, एक आपका आईवी लाइन जो पेरिफेरल लाइन होती है, और दूसरा आपके सेंट्रल लाइन के थ्रू भी दिया जाता है। ये इसके अलग अलग कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, जो भी फर्दर पड़ेंगे। तो कंपोजिशन की बात करें तो इनका पेरिफेरल लाइन जो देते हैं उसका कंपोजिशन अलग आएगा कंसंट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सेंट्रल लाइन के थ्रू देते हैं उसका भी कंपोजिशन कंसंट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा अलग रहेगा। तो अब अपन देखते हैं, तो इनका कंपोजिशन की बात करें तो एक तो आता है आपके, देखो एक आता है आपके टीपीएन और दूसरा आता है आपके टोटल पेनिट्रेंट न्यूट्रिशन पेरिफेरल, है ना। और ये जो एक होता है टीपीएन जो सेंट्रल रूट के लिए होगा, जिसको अपन कह सकते हैं सेंट्रल रूट के लिए, और ये पेरिफेरल रूट के लिए, है ना। अब ये जो टीपीएन है इसको एक और नाम से अपन कह सकते हैं टीएनए, इसको क्या बोल सकते हैं, दैट इज द टीएनए, इसको कह सकते हैं टीएनए। टीएनए का मतलब होता है टोटल न्यूट्रिएंट एडमिक्सचर, इसको क्या बोलते हैं, टोटल न्यूट्रिएंट एडमिक्सचर, क्योंकि इसमें सारे जो होते हैं मिक्स हो रखा है न्यूट्रिएंट सेम, तो इसको टीएनए और इसको टीएनए पेरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये शॉर्टली इसका नाम हो गया। अब बात करते हैं कौन कौन से कॉम्पोजिशंस होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए सेंट्रल लाइन के अंदर हम इसको पढ़ते हैं, तीन कंपोनेंट बेसिकली इसके अंदर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तीन कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है ग्लूकोज, है ना, दूसरा होता है आपका प्रोटीन होता है, और तीसरा होता है फैट। पहला कौन सा होता है, दैट इज द ग्लूकोज होता है, दूसरा कौन सा, प्रोटीन, सेकेंड होता है आपका प्रोटीन होता है, और थर्ड वन होता है आपका फैट। और यहाँ भी अगर पेरिफेरल लाइन की भी बात करें तो यहाँ पर भी तीन कंपोनेंट, पहला होगा आपका ग्लूकोज, सेकंड कौन सा होगा, प्रोटीन, और थर्ड वन होगा आपका फैट, ठीक बात है। अब जब इन कॉम्पोजिशंस की बात करते हैं, अब देखते हैं कि ये कौन सा कॉम्पोजिशन किस फॉर्म के अंदर अवेलेबल होता है। तो अब जब ग्लूकोज की बात करते हैं तो ये जो ग्लूकोज होता है प्यारे दोस्तों, ये टीपीएन के अंदर होता है डेक्सट्रोज फॉर्म के अंदर, जो नॉर्मली हर हैवी फ्लूइड्स के अंदर होता है डेक्सट्रोज फॉर्म के अंदर। किस फॉर्म के अंदर होता है, डेक्सट्रोज। प्रोटीन जो होती है इसकी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट की फॉर्म में होता है, जिसको अपन अमीनो एसिड्स के नाम से जानते हैं। तो ये प्रोटीन किस फॉर्म के अंदर होगा, अमीनो एसिड्स के रूप में, अमीनो एसिड्स। और फैट जो होती है ये इमल्सिफाइड के रूप में होती है, इमल्सिफिकेशन के प्रोसेस से फॉर्म की जाती है, जिसको इमल्सिफाइड फैट के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इमल्सिफाइड फैट होती है ना। सेम वही यहाँ पर ग्लूकोज किस फॉर्म के अंदर होगा, डेक्सट्रोज फॉर्म के अंदर, दैट इज द डेक्सट्रोज। प्रोटीन अमीनो एसिड्स की फॉर्म में होगी, अमीनो, एंड फैट अगेन आपका इमल्सिफाइड, है ना। अब यहाँ पर डेक्सट्रोज, अमीनो एसिड्स, इमल्सिफाइड। ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं ये दोनों होते हैं आपके एसेंशियल भी होते हैं और नॉन एसेंशियल भी होते हैं। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, यहाँ पर दोनों एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल, दो टाइप्स के होते हैं जो न्यूट्रिशन में पढ़ते हैं अपन, वो दोनों यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी कंसंट्रेशन की, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन क्या होती है और इनकी क्या क्या कंसंट्रेशन होती है। तो जब बात करते हैं टीपीएन पेरिफेरल की बात करता है सबसे पहले, तो ये जो ग्लूकोज होता है प्यारे दोस्तों, इस ग्लूकोज की टोटल पेरेंट टीपीएन और पेरिफेरल लाइन की बात करें तो कंसंट्रेशन होती है 15%। कितनी होती है, 15%, दैट इज द 15, मतलब 15% के आसपास कंसंट्रेशन होती है किसकी, ग्लूकोज की, ठीक है। वही अपन प्रोटीन और अमीनो एसिड्स की बात करें कि लगभग 20% के आसपास होती है। कितनी होती है, 20%। और अपन इमल्सिफाइड फैट की बात करें तो ये होती है आपके 10% के अराउंड। कितनी होती है, 10%।
अच्छा, ये जो फैट होती है एमल्सिफाइड, ये भी अलग अलग होती है। एक होती है एमसीटी, एक होती है एलसीटी, है ना, इसको अपन कहते हैं दैट इज द एमसीटी। एक होती है आपके एमसीटी, एक होती है एलसीटी। ये क्या क्या होती है? एमसीटी का मतलब होता है मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड, और एलसीटी का मतलब होता है लॉन्ग चेन ट्राइग्लिसराइड। इसको कहेंगे मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड, और इसको कहेंगे दैट इज द लॉन्ग चेन ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, तो ये होती है आपके 15 और हम प्रोटीन 20% और फैट 10%। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करते हैं आपके टीएनए पेरी, इसको सेंट्रल लाइन वाली, सेंट्रल रूट के अंदर सेम आपके जो फैट होती है ये कितने परसेंट होती है? जितनी आपके पेरिफेरल लाइन होती है उतनी भी होती है आपके फैट। कितनी होती है? दैट इज द दो टाइप की एमसीटी एलसीटी दोनों होती है। कितनी होती है? 10% होती है। अच्छा, ये जो 10% फैट होती है एक इसका अलग से सॉल्यूशन भी आता है जिसको अपन सेलेपिड के नाम से जानते हैं। उसको क्या कहेंगे? अलग से इसका सॉल्यूशन आता है, इसको अपन सेलेपिड कहते हैं, सेलेपिड कहते हैं। और ये जो आपका अमीनो एसिड सॉर होता है ये भी अलग से आता है, सिर्फ प्रोटीन का सॉल्यूशन होता है, उसको अपन सेलेमाइन के नाम से जानते हैं। उसको क्या कहते हैं? सेलेमाइन। आपने हॉस्पिटल सेटिंग्स में नॉर्मल देखते हैं सेलेमाइन और सेलेपिड्स। ठीक है, यहाँ पर अगेन आपका जो अमीनो एसिड्स होता है वो कितना होता है? वो होता है आपका सेम 20%। अब ग्लूकोज की बात करें, यहाँ पर कितना था? 15%। वहीं यहाँ पर कितना हो जाएगा? दैट इज द 13%, मतलब 30% होता है आपका सेंट्रल लाइन वाला ग्लूकोज कंसंट्रेशन। अब ये मेन कंसंट्रेशन यहाँ पर रोल प्ले करती है, यही इसको डिफरेंस बनाती है सेंट्रल लाइन वाला और पेरिफेरल लाइन के अंदर। टीएनए पेरी यही डिफरेंस बनाती है और सेंट्रल लाइन में भी ये डिफरेंस बनाती है, क्योंकि देखो इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, सॉरी बहुत कम है, 15% है, लेकिन वहीं आपके जब 30% हो जाती है जो इसकी टोनिसिटी को बढ़ा देता है, हाइपरटोनिक कर देता है। और ये हाइपरटोनिसिटी क्या करती है? पेशेंट के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे अगर पेरिफेरल सेंट्रल लाइन वाले को पेरिफेरल लाइन से दिया तो इसलिए हम कह सकते हैं जब डेक्सट्रोज की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो टीपिन को हम क्या कह सकते हैं? दैट इज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये जो टीपिन होता है क्या करता है? ये क्या होता है? हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक होता है। और जब हाइपरटोनिक होता है, क्यों होता है? क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है ग्लूकोज की स्पेशली। और जब ये हाइपरटोनिक, मान लीजिए ये इतना हाइपरटोनिक आपने पेरिफेरल लाइन से दे दिया तो इसके कुछ साइड इफेक्ट हो जाएंगे। कौन कौन से होंगे एक बार देख लेते हैं। जब ये इतना हाई कंसंट्रेशन वाला ग्लूकोज आप वेन के अंदर दोगे, पेरिफेरल लाइन के अंदर दोगे, तो ये वेन की हार्डनिंग कर देगा, हार्डनिंग कर देगा वेन की, जिसको अपन स्क्लेरोजिंग ऑफ द वेन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्क्लेरोजिंग ऑफ वेन या स्क्लेरोसिस, स्क्लेरोसिस ऑफ वेन। पहला कॉम्प्लिकेशन क्या हो गया? स्क्लेरोसिस कर देगा या हार्डनिंग कर देगा वेन की। जब हार्डनिंग हो जाएगी तो वहां पर रिस्क रहती है आपके इन्फ्लेमेशन की, और जब वेन का इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो उसको अपन फ्लेबाइटिस के नाम से जानते हैं। उसको क्या कहेंगे? फ्लेबाइटिस, फ्लेबाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेन, इन्फ्लेमेशन ऑफ। ठीक है, अगर वहां फ्लेबाइटिस के साथ में थ्रोम्बस बन गया जिसको अपन थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के नाम से जानते हैं, तो ये भी कर सकता है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। और वहां पर आर्म्स की जो होता है स्वेलिंग वगैरह हो जाएगी, तो ये लोकल एडिमा वगैरह कर सकता है, स्वेलिंग। तो ये इसके कॉम्पोजिशंस होते हैं और ये मेनली इसके साइड इफेक्ट होता है, क्योंकि ये क्या होता है आपके हाइपरटोनिक। तो जब हाइपरटोनिक डेक्सट्रोज जिसके अंदर 30% सॉल्यूशन हो रहा है डेक्सट्रोज की, उसको अपन किस लाइन से देंगे? हमेशा सेंट्रल लाइन से देंगे। सेंट्रल लाइन जो जुगुलर वेन के अंदर लगाई जाती है, वहीं इसके अगर कंसंट्रेशन 15% के आसपास है तो इसको आप पेरिफेरल लाइन से दे सकते हो। हाँ, पेरिफेरल लाइन वाला जो होता है इसको आप सेंट्रल लाइन से दे सकते हो, लेकिन सेंट्रल लाइन वाले को पेरिफेरल लाइन से कभी नहीं दिया जाता है। तो ये छोटा सा एक कंपोजिशन के बारे में डिस्कशन था। अब अपन मूवमेंट करते हैं फर्दर। अब अपन देखते हैं कि जो टीपिन अपन चलाते हैं किसी पेशेंट्स के अंदर, तो उसकी फ्लो रेट बेसिकली कितनी होनी चाहिए, जो अलग अलग, हालांकि एज एडवाइज अपन देते हैं, लेकिन नॉर्मली कितनी फ्लो रेट से अपन देते हैं। तो हम बात करते हैं फ्लो रेट की। अब फ्लो रेट के अंदर हमने नॉर्मली पढ़ते हैं, एक अपन वापस पढ़ते हैं, कौन सा आपका? दैट इज द टीपीएन जो होता है आपका पेरिफेरल लाइन वाला, और दूसरा होता है आपका टीपीएन जो सेंट्रल लाइन वाला होता है, सेंट्रल लाइन वाला था, या इसकी हाई कंसंट्रेशन होती है पेरिफेरल और सेंट्रल लाइन वाला। अब ये जो टीपीएन पेरिफेरल होता है इसकी फ्लो रेट की बात करें तो ये होती है आपके 1 to 2 ml पर मिनट। क्या होती है इसकी कंसंट्रेशन की? ये सॉरी, अगर फ्लो रेट की बात करें 1 to 2 मिनट 2 ml, 1 to 2 ml पर मिनट
कितने, इनिशियली 10 to 15 मिनट्स, है ना। 1 से 2 ml कब देंगे, 10 to 15 मिनट्स, और ये होते हैं हमेशा इनिशियल के। और उसके बाद में कितनी रहेगी, 1 से 2 ml, ये फिर रहेगी कंटिन्यूसली 2 ml पर मिनट। ये कंसिडरेशन इसकी फ्लो रेट रहेगी बेसिकली। और यहाँ पर 1 to 2 ml में से नॉर्मली आपको बोले तो 1 ml इज द बेस्ट आंसर। क्या रहेगा, 1 ml पर मिनट रहेगी, उसके बाद में 2 ml पर मिनट, है ना। वही आपके सेंट्रल लाइन वाली बात करें तो अगेन 1 ml पर मिनट रहेगी फॉर इनिशियल 10 to 15 मिनट्स। और उसके बाद में अब देखो ये कम क्यों रखते हैं, क्योंकि इसके रिएक्शंस भी हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन जो अभी नेक्स्ट के अंदर पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर कॉम्प्लिकेशन हो गए तो आपको इनिशियली थोड़े से भी हो सकते हैं, इसलिए स्टार्टिंग के अंदर आप बीटी ट्रांसफ्यूजन भी करते हो तो थोड़ी फ्लो रेट कम रखते हो, उसी प्रकार इसी को भी फ्लो रेट्स को हमेशा कम रखा जाता है ताकि कॉम्प्लिकेशन ना करें। और जब सेंट्रल लाइन की बात करें तो इसके अंदर भी स्टार्टिंग डायरेक्टली हर्ट्स के अंदर डालेंगे, डायरेक्टली हर्ट के अंदर जब पुट करेंगे तो उसके बाद में जब कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा तो उसके बाद में आप सेंट्रल लाइन को यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड दे सकते हो, जो नॉर्मली 2 to 3 ml पर मिनट होगा आपके 10 से 15 मिनट बाद में। लेकिन जब ये चीज़ें आप करो तो अब देखो पर आवर पूछ लेते हैं ना आपको, तो अगर 1 मिनट के अंदर 1 ml दोगे तो 60 मिनट के अंदर लगभग 60 ml जाएगा। तो एवरेज की बात करें, एवरेज फ्लो रेट आपको अगर कोई पूछे एवरेज फ्लो रेट, तो वो आप बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको रखनी हमेशा 40 to 60 ml पर आवर। ये पूछा जाता है कभी कभार कि कितनी रहेगी, दैट इज द 40 to 60 ml पर आवर। तो ये रहती है एवरेज फ्लो रेट किसके, आपके टीपिन की जो एवरेज मान है इसके अंदर भी तो ये रहती है लगभग 50 ml पर आवर की स्पीड से, है ना। तो कभी कभार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि फ्लो रेट कितनी होती है। अब जब फ्लो रेट की हमने बात की तो टीपिन जो होता है नॉर्मली 1000 ml के आसपास सॉल्यूशन होता है। तो एक सवाल कभी कभार पूछा जाता है कि टीपिन को फिनिश कब किया जाता है, कितने टाइम के अंदर उसको इन्फ्यूज कर देते हैं। तो आपको याद रखना है हमेशा उसको 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर इन्फ्यूज कर देना होता है, मतलब 12 to 24 आवर्स के इन बिटवीन। क्या पूछा जाता है कि उसको टीपीएन कंप्लीट विद इन 12 to 24 आवर्स। ये आप तो सवाल रट लीजिए, गांठ बांध लीजिए, क्योंकि ये आपके बार बार पूछा जाता है कभी कभार। टीपिन जो होता है उसको 12 से 24 घंटे के अंदर पूरा कंप्लीट करना है, जो 1000 ml का सॉल्यूशन होता है। तो क्या इसको 12 से 14 जब रेंज है तो इसको क्या मैं 18 घंटे में दे सकता हूँ, बिल्कुल दे सकते हो। 20 घंटे में खत्म कर सकता हूँ, दे सकते हो। 24 घंटे में दे सकते हो। 25 घंटे में जी नहीं, उसको 24 घंटे तक ही यूज करना है। 24 घंटे के बाद में जो बच जाए उसको डिस्कार्ड करना है। तो क्या मैं इसको 15 घंटा यूज कर दूं, बिल्कुल दे दो। तो क्या मैं इसको 10 घंटे में दे सकता हूं, कभी नहीं। तो ना तो 12 से कम रखना है ना 24 से ज़्यादा रखना है, एवरेज आपको रखना है कि 12 घंटे से लगभग 24 घंटे के बीच में मेरे को ये खत्म करना है। तो क्योंकि इसकी सेप्सिस की रिस्क रहती है ना, हाइपर वॉल्यूमिया की रिस्क रहती है, जो अपन कॉम्प्लिकेशन के भी डिस्कस करेंगे। और ये पर्टिकुलर फ्लो रेट के अकॉर्डिंग देना होता है। और आपको क्या करना है, मेंटेन फ्लो रेट। फ्लो रेट जो होती है इसको हमेशा आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, नहीं तो कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। अब अपन मूवमेंट करते हैं आगे कॉम्प्लिकेशन के रूप में। उससे पहले एक शॉर्ट लेप में देखते हैं कि इसके स्टोरेज के बारे में। स्टोरेज कैसे करते हैं, दैट इज द स्टोरेज। स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज के अंदर क्या होगा, नॉर्मली इसको रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर जो होता है 25 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना रूम टेम्परेचर पर। कैन स्टोर्ड at room temperature but not more than 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके बारे में खास बात है कि इसको नेवर रेफ्रिजरेट, इसको फ्रिज के अंदर कभी नहीं रखा जाता है ना। तो इसके बारे में खास बात ये होती है, नेवर रेफ्रिजरेट, उसको फ्रिज के अंदर कभी नहीं रखते हैं, रूम टेम्परेचर पे रखते हैं। उसको ड्राई और कूल प्लेसेस पे रखते हैं, डायरेक्ट सनलाइट से प्रिवेंट करते हैं। प्रिवेंट डायरेक्ट सनलाइट एंड कीप इन डार्क प्लेस।
या इसको कवर करके रखना ना, कवर प्रॉपरली। तो ये अपन कह सकते हैं इसके फ्लो रेट और नॉर्मल स्टोरेज के बारे में। अब अपन मेन पॉइंट पढ़ते हैं जहाँ से एग्जाम के अंदर सवाल बनते हैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन। तो अब हम डिस्कस करते हैं आपके कॉम्प्लिकेशन ऑफ द टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन टीपेन के बारे में। तो जैसा कि मैंने लिखा है, फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन क्या रहेगा, दैट इज द हाइपरग्लाइसीमिया। क्या रहेगा? हाइपरग्लाइसीमिया। वी ऑल नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब होता है ग्लूकोज का जो लेवल है नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया। हमको पता है कि टीपिन जो होता है बहुत ही हाईली कंसंट्रेटेड होता है। पॉइंट ऑफ व्यू किसका? ग्लूकोज में बहुत ज़्यादा, हमने कहा कि 15 से 30% के आसपास इसके अंदर क्या होता है? ग्लूकोज होता है। और जब ग्लूकोज आप इतना पेशेंट को दोगे तो पेशेंट को रिस्क रहती है किसकी? हाइपरग्लाइसीमिया की। और हाइपरग्लाइसीमिया हम कब कंसिडर करेंगे? जब पेशेंट का ग्लूकोज का लेवल मोर देन 200 हो जाए। हम हाइपरग्लाइसीमिया कब कंसिडर करेंगे? ग्लूकोज मोर देन 200 mg पर डेसीलीटर। अगर ये है तो उसको अपन कहेंगे हाइपरग्लाइसीमिया। अब बात करते हैं कि देखो यहाँ हम लिखा कॉम्प्लिकेशन, कॉज, इंटरवेंशन एंड प्रिवेंशन। तो हाइपरग्लाइसीमिया के क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्यों हो सकता है हाइपरग्लाइसीमिया, वो एक बार देखते हैं। तो आपको पता है कि टीपेन के अंदर क्या होता है? सबसे ज़्यादा ग्लूकोज होता है। और जब आप इतना ज़्यादा मैक्सिमम ग्लूकोज आप पेशेंट को दोगे तो रिस्क रहती है हाइपरग्लाइसीमिया की। तो सबसे पहला कारण होगा क्या? आपके एक्सेस ग्लूकोज। एक्सेस ग्लूकोज, जब इतना ज़्यादा ग्लूकोज उसके अंदर है, ग्लूकोज कंसंट्रेशन, तो क्या हो सकता है? पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया। दूसरी बात करें, अगर आपके अंदर इसको ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होता है, आपने बहुत रैपिडली इन्फ्यूज कर दिया, बहुत ही फास्ट दे दिया, जो फ्लो रेट होती है उसके ज़्यादा दे दिया, तो भी ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होगा और पेशेंट को क्या हो जाएगा? हाइपरग्लाइसीमिया। तो नेक्स्ट कारण हो सकता है इसका रैपिड इन्फ्यूजन। रैपिड इन्फ्यूजन, अगर आपने फास्ट दे दिया तो भी क्या हो सकता है? हाइपरग्लाइसीमिया। नेक्स्ट कारण की बात करें तो ग्लूकोज का मॉनिटर ये जो मेटाबॉलिज्म करने के लिए, लेवल को डिक्रीज करने के लिए एक हार्मोन होता है जिसको अपन इंसुलिन के नाम से जानते हैं। वी ऑल नो जो अगर पेशेंट की बॉडी के अंदर इंसुलिन का लेवल कम रहा तो क्या ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हो पाएगा? नहीं होगा। और जब ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो पेशेंट को क्या हो जाएगा? दैट इज द हाइपरग्लाइसीमिया। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कारण बनता है कि पेशेंट के अंदर इनफ इंसुलिन नहीं है। तो नेक्स्ट अपन क्या कारण बना सकते हैं? क्या कारण होगा? नो इनफ इंसुलिन। अगर पेशेंट के अंदर इंसुलिन प्रॉपर नहीं है तो हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। अब हाइपरग्लाइसीमिया जब होगा तो इसके सिम्टम आएंगे, हमको पता लगेगा ग्लूकोज लेवल 200 से ज़्यादा होगा, है ना। पेशेंट को जो होता है टैकीकार्डिया होगा, पेशेंट को जो होता है पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, इस टाइप की कंडीशन रहती है जो अपन डायबिटीज़ के भी सिम्टम पढ़ते हैं। तो हाइपरग्लाइसीमिया के सिम्टम आएंगे। अब आप क्या क्या इंटरवेंशन उसमें काम लोगे, क्या क्या इलाज करोगे, वो मेन बात है। तो पहला इंटरवेंशन की बात करें, आपको फाइंड आउट हो गया कि पेशेंट को क्या हो गया? हाइपरग्लाइसीमिया हो गया। तो आपका फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? स्टॉप करो टीपेन को। टू स्टॉप द टीपेन, जो आप फ्लो चला रहे हो उसको सबसे पहले क्या कर दो? स्टॉप कर दो। स्टॉप टीपेन, जो जा रहा है उसकी फ्लो रेट को बंद कर दो, स्टॉप कर दो, बाकी चीज़ें बाद में। अब जब आपने स्टॉप कर दिया है उसके बाद में क्या करना है? आपको इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। कि आपको जब हाइपरग्लाइसीमिया कंसिडर हो जाता है कि पेशेंट को हो चुका है हाइपरग्लाइसीमिया, तो स्टॉप करने के बाद में इमीडिएटली डॉक्टर साहब को बताना है। क्या करना है? इन्फॉर्म टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये फिनोमेना रहता है। उसके बाद में क्या रहता है? आपको जो होता है कंटिन्यू, पेशेंट को जो होता है, पेशेंट हाइपरग्लाइसीमिया जब कंसिडर हो जाता है तो उसके अंदर बेसिकली ग्लूकोज मॉनिटरिंग कंटिन्यूस चलती रहती है। उसको क्या करना है? पेशेंट का ग्लूकोज मॉनिटरिंग करो। और जब आपने इन्फॉर्म किया एचसीपी को, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, वो अल्टीमेटली क्या एडवाइस करेंगे उसको अपन फॉलो करेंगे। और ग्लूकोज को मॉनिटर करते करते पेशेंट के अंदर स्टार्ट करेंगे क्या? इंसुलिन। हम क्या स्टार्ट करेंगे यहाँ पर? इंसुलिन एडमिनिस्टर। तो ये बेसिकली इंटरवेंशन होते हैं आपके हाइपरग्लाइसीमिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए यहाँ पर प्रिवेंशन, जब कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, हमको पता है कि ऐसा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो क्या हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर। तो ट्रीटमेंट करने से अच्छा है प्रिवेंशन कर दो। तो प्रिवेंशन करने के लिए हमको हाइपरग्लाइसीमिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली चीज़ की बात करें तो जब किसी पेशेंट को आप टीपेन स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप उसके अंदर ग्लूकोज टॉलरेंस की हिस्ट्री चेक करो कि भाई पेशेंट को ग्लूकोज टॉलरेंस होता है कि नहीं होता है, पेशेंट को डायबिटीज़ तो नहीं है, पेशेंट को ग्लूकोज जितना देगा क्या उसको वो मेटाबॉलाइज कर पाएगा। तो इस तरह की जो कंडीशन हिस्ट्री रहती है वो आपको मॉनिटर करनी है ये देने से पहले, ताकि आप ये प्रिवेंट कर सको। अगर आपको पता रहे ग्लूकोज की हिस्ट्री अच्छी है,
मेटाबॉलाइज प्रॉपर्ली हो जाएगा तो हाइपरग्लाइसीमिया नहीं होगा। लेकिन आपको पता है कि इस टाइप की कंडीशन हो सकती है, तो हम पहले से चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो असेस हिस्ट्री ऑफ ग्लूकोज इंटॉलरेंस। तो ग्लूकोज की इंटॉलरेंस की हिस्ट्री आपको देखनी है। इसके अलावा सेकंड कॉज की बात करें तो कभी कभार क्या पेशेंट कुछ ऐसी मेडिकेशन से भी लेता है जो क्या करा देती है हाइपरग्लाइसीमिया, और ऊपर से आपने टी पेन टिका दिया तो ये और हाइपरग्लाइसीमिया बढ़ा देगी। तो आपको मेडिकेशन की हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़ा स्टेरॉइड, अगर कोई पेशेंट स्टेरॉइड लेता है तो ये रिस्क होती है पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया करा सकती है। और फेनिटोन नाम की भी एक दवाई होती है जो एंटी एपिलेप्टिक होती है, वो भी क्या करा सकती है आपके हाइपरग्लाइसीमिया। तो सेकंड पॉइंट क्या बनेगा, मेडिकेशन, इसकी हिस्ट्री भी आपको रखनी है, जिसके अंदर क्या आता है आपके मेनली स्टेरॉइड्स आते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशन होता है ग्लूकोज का हाइपरग्लाइसीमिया, तो ज़्यादा ग्लूकोज के कारण होता है और हमको स्टॉप करना है, इन्फॉर्म करना है, ग्लूकोज मॉनिटरिंग करनी है, इंसुलिन देना है और असेस करनी है हिस्ट्री वगैरह मेडिकेशन के बारे में, ठीक है। और जब मेडिकेशन की हिस्ट्री हम देख लेंगे और क्या करना है, प्रिवेंट कैसे करते हैं, जब चला रहे हैं टी पेन तो उसकी फ्लो रेट को मेंटेन करना है। क्या करना है, फ्लो रेट को लिमिट करें, लिमिट फ्लो रेट को लिमिट करना है, ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण भी क्या था, रैपिड इन्फ्यूजन। तो आपको आराम से देना है, जो फ्लो रेट है उसके अकॉर्डिंग देना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले कॉम्प्लिकेशन की तरफ। अगला कॉम्प्लिकेशन हम पढ़ते हैं, दैट इज द हाइपरवोलेमिया। वॉल्यूम का एक्सेस होना, क्या बोलते हैं उसको, हाइपरवोलेमिया। टीपिन जो होता है बेसिकली बहुत ज़्यादा फ्लूइड्स होता है, 1000 ml के आसपास फ्लूइड्स होता है, बहुत सारी इसके अंदर कंसंट्रेशन होती है, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, विटामिन, मिनरल्स, ग्लूकोज, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, फैट्स, सारी चीज़ें होती हैं। तो ये क्या क्या अल्टीमेटली अगर आपके बॉडी के अंदर गया तो कहीं ना कहीं फ्लूइड के लेवल को बढ़ाएगा, वॉल्यूम को बढ़ाएगा, और ये ज़्यादा बढ़ाते हैं तो उसको अपन क्या कहेंगे, हाइपरवोलेमिया। तो अब हाइपरवोलेमिया क्या होता है, इसके क्या क्या कारण होते हैं वो अपन देखते हैं। जो मोस्ट कॉमन आपके सबसे इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर बनता है हाइपरवोलेमिया के, क्या क्या कारण हो सकते हैं वो भी अपन देखते हैं। तो देखो सबसे पहला कारण तो यही, हाइपरवोलेमिया कब हो सकता है, जब आप किसी पेशेंट के अंदर बहुत ही फास्ट इन्फ्यूज कर देते हैं, रैपिड इन्फ्यूजन कर देते हैं, फ्लो रेट से ज़्यादा इन्फ्यूज कर देते हैं। तो जब फास्ट पेशेंट के अंदर चला जाएगा और आगे मेटाबोलाइज नहीं होगा तो बॉडी के अंदर उसके लेवल बढ़ता जाएगा, बाहर एक्सक्रीशन नहीं होगा, तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है, दैट इज द हाइपरवोलेमिया। तो हम पहला कारण यहाँ मान सकते हैं कि एक्सेस एंड रैपिड इन्फ्यूजन, ये हो सकता है। दूसरा इनकरेक्ट फ्लो रेट, हम कह सकते हैं इनकरेक्ट फ्लो रेट, ये भी कंडीशन हो सकती है। अगर किसी पेशेंट के अंदर मान लीजिए ऑलरेडी कोई बीमारी है, फॉर एग्जांपल हार्ट फेलियर हो रखा है, रेनल फेलियर हो रखा है, लिवर फेलियर है, तो वो भी क्या कर सकता है आपके हाइपरवोलेमिया। तो ये भी कारण हो सकता है कि आपके पेशेंट को अंदर प्रीवियस हार्ट फेलियर है, रेनल फेलियर हो रखा है, लिवर फेलियर हो रखा है, तो ये भी कंडीशन बनती है जहाँ पर हाइपरवोलेमिया की रिस्क रहते हैं। क्योंकि किडनी जो होती है एक्सक्रीशन करती है, जब वो एक्सक्रीशन नहीं करेगी तो ऑलरेडी बॉडी के अंदर हाइपरवोलेमिया रहेगा, और ऊपर से आपने ट्रीटमेंट दे दिया वो और हाइपरवोलेमिया कर देगा। अब जब हाइपरवोलेमिया हो जाता है तो इसके सिम्टम्स आएंगे आपको, जैसे फॉर एग्जांपल पूछा जाए क्या क्या सिम्टम आएंगे, तो हाइपरवोलेमिया की बात करें तो सिम्टम की बात करें ना, सिम्टम साइन एंड सिम्टम की बात करें तो पेशेंट का बीपी बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा। और क्या रहेगा, पेशेंट के अंदर बाउंडिंग पल्स रहेगी। और क्या रहेगा, क्रैकल्स। और क्या रहेगा, हेडेक। और क्या रहेगा, पेशेंट के अंदर जो है जुगुलार वेन डिस्टेंशन हो जाएगा, और पेशेंट के अंदर हेडेक रहेगा। तो ये सारे हाइपरवोलेमिया के सिम्टम पेशेंट के अंदर रहेंगे, क्रैकल्स रहेगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगा। तो ये जब सिम्टम रहेंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे आपको ये सिम्टम पता लगे आपको सेम अगेन स्टॉप करें टोटल पेनिट्रेंट न्यूट्रिशन को। हम सबसे पहले क्या करें यहाँ पर, स्टॉप अगेन, दैट इज स्टॉप टीपीएन। सबसे पहले स्टॉप कर दो, उसके बाद में इन्फॉर्म करो फिजिशियन को। क्या करेंगे, सेम दैट इज द इन्फॉर्म टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है। अच्छा, उसके बाद में जब आपको ये सिम्टम पता लगे, इन्फॉर्म किया, तो हाइपरवोलेमिया की कंडीशन हुई। अब जब HCP जैसे एडवाइस देता है उसको फॉलो करना है। अब जब पेशेंट के अंदर वॉल्यूम का लेवल ज़्यादा है, हाइपरवोलेमिया है, एक्सेस वॉल्यूम हो चुका है, तो पेशेंट को क्या देंगे अपन, डाययूरेटिक्स। क्या देंगे, डाययूरेटिक्स जो होती हैं वो जैसे फ्रूसिमाइड या लेसिक्स नाम से आती है ना, लेसिक्स
तो लेसिक्स देंगे जैसे आपके एचसीपी बताएंगे, है ना। तो आपको इन्फॉर्म करना है, स्टॉप करना है और डायरेक्ट्रिक्स देनी है। और क्या करना है आपको, सबसे पहले पेशेंट के अंदर रेस्ट्रिक्ट करने फ्लूइड। अगर कोई पेशेंट ओरली कुछ ले रहा है तो या फिर साइड में अगर कोई आईवी फ्लूइड चल रहा है, डीएनए चल रहा है, एनए चल रहा है, आरए चल रहा है, उसको स्टॉप करना है। तो आपको क्या करना है, रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड, रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड। और उसके बाद में क्या देने हैं, डाययूरेटिक्स, है ना। फ्लूइड रेस्ट्रिक्ट करिए, उसके बाद में डाययूरेटिक्स दो। अगर मान लीजिए इस कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई, बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो गई, तो वहाँ पर किडनी भी फेल हो सकती है पेशेंट की, है ना, जिसके अंदर हाइपरकैलेमिया की वजह से। तो वहाँ पर पेशेंट को जो है फ्लूइड को निकालने के लिए डायलाइसिस का भी सहारा लेना पड़ सकता है। तो अपन कह सकते हैं डायलाइसिस, अगर ये कंडीशन बहुत ही सीवियर हो गई तो, ना, तो वहाँ पर डायलिसिस भी अपन को करना पड़ सकता है। अब अपन बात करते हैं प्रिवेंट इसको कैसे कर सकते हैं हाइपरवोलेमिया की कंडीशन को। तो सबसे पहले जो पेशेंट का जो फ्लो रेट है उसको मेंटेन रखो, मेंटेन फ्लो रेट, फ्लो रेट को आप मेंटेन रखो। नेक्स्ट अपन क्या कर सकते हैं, रैपिडली इन्फ्यूज नहीं करना होता है, नो रैपिड इन्फ्यूजन। अच्छा, जब आप इन्फ्यूज़ कर रहे हो तो आपको पता है कि इसका रिस्क हाइपरवोलेमिया हो सकता है, तो आपको इन्फ्यूजन पंप का यूज़ करना है। क्या करना है, इन्फ्यूजन पंप, इन्फ्यूजन पंप का यूज़ करना है, जो एक रेगुलेट फ्लो रेट को रेगुलेट करके एक काम चलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है, एग्जाम्स के अंदर कभी कभार इसका फोटो पूछा जाता है ना। और नेक्स्ट अपन बात करें, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर मान लीजिए कंडीशन आपको दी कि हमने पढ़ा कि 12 से 24 घंटे के अंदर देना है, वहीं आपने जैसे मॉर्निंग के अंदर अब पेशेंट को 7 बजे आपने टिफिन लगाया, तो 24 आवर्स कमिंग मॉर्निंग 7 बजे खत्म होना चाहिए। और आपने जब देखा कि जो 7 बजे शाम, आज सुबह 7 लगाया था, कल सुबह 7 बजे आप गए और आपने देखा कि अभी भी उसके अंदर, मान लीजिए ये बैग है, आपने लगाया, अभी भी उसके अंदर 7 बजे भी क्या है, ये फ्लूइड बचा हुआ है, तो अब आप क्या करेंगे। तो आपको क्या करना है, क्या उसकी फ्लो रेट को बढ़ाकर ये पूरा कंप्लीट करना है, जी नहीं। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, आपको पूछा जाएगा एग्जाम्स के अंदर कि जब इतना फ्लूइड बच जाता है, जब इन्फ्यूज नहीं होता है, तो आपको फ्लो रेट कभी भी नहीं बढ़ानी होती है। नेवर इंक्रीज द फ्लो रेट टू कंप्लीट द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द फ्लूइड। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो ये रिमेनिंग फ्लूइड है इसको कंप्लीट करने के लिए फ्लो रेट को कभी नहीं बढ़ाना है। अगर बच गया 24 घंटे हो गए, डिस्कार्ड कर दो उसको सिंपली। लेकिन अगर आपने फ्लो रेट बढ़ा दी तो क्या कर देगा, हाइपरवोलेमिया करेगा, हाइपरक्लाइसेमिया करेगा। तो ये आपको इंपॉर्टेंट एक पॉइंट, स्टार पॉइंट लिखना है, नेवर इंक्रीज फ्लो रेट टू कंप्लीट रिमेनिंग सॉल्यूशन। ये आप स्टार मार करके लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आपको फ्लो रेट को कभी भी इंक्रीज नहीं करना होता है, जो चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो अगर इस टाइप की कंडीशन अपन फॉलो करेंगे तो हाइपरवोलेमिया को अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। देखिए एक और 2 पॉइंट अपन ऐड कर देते हैं। आपका जो हाइपरवोलेमिया को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि आपने सॉल्यूशन की फ्लो रेट को नहीं बढ़ानी है, इसके साथ साथ में पेशेंट के अंदर जो रिस्क फैक्टर हमने बताए थे, हार्ट फेलियर हो गया, रेनल फेलियर हो गया, लिवर फेलियर, इसके रिस्क फैक्टर को भी असेस करना है। तो हम कह सकते हैं असेस रिस्क फैक्टर। नेक्स्ट अपन बात करें, हाइपरवोलेमिया की रिस्क हो सकती है, इसलिए आपको पेशेंट का डेली वेट चेक करना होता है ना, डेली वेट चेकिंग, डेली वेट चेक आपको करना है। और जो पेशेंट का इनटेक एंड आउटपुट चार्ट भी आपको मेंटेन करना, दैट इज द आईओ चार्ट। तो आईओ चार्ट भी आपको मेंटेन करना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है हाइपरवोलेमिया को प्रिवेंट करने में। नेक्स्ट अपन इंपॉर्टेंट आपका कॉम्प्लिकेशन पढ़ते हैं, दैट इज द इन्फेक्शन। अगला कौन सा कॉम्प्लिकेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज द इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जो बहुत ही बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है। अब देखो इन्फेक्शन क्यों हो सकता है किसी पेशेंट को, इसके कारण की अपन बात करें तो हमने कहा कि ये जो टिफिन होता है इसके अंदर ग्लूकोज होता है, हायर कंसंट्रेशन होता है। उस कंसंट्रेशन के कारण ग्लूकोज जब ज़्यादा रहेगा तो बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा रहेगी, और जब बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा रहेगी तो आपको रिस्क रहेगी किसकी, इन्फेक्शन की। किसकी रहेगी, ड्यू टू हाई ग्लूकोज कंसंट्रेशन। हाई ग्लूकोज कंसंट्रेशन से क्या आएगा, बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा होने की रिस्क रहेगी, तो आपके इन्फेक्शन की रिस्क हो सकती है। उसके अलावा सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहेगा, जब आप उसकी हैंडलिंग करते हो, एडमिनिस्ट्रेट करते हो, लगाते हो, उस टाइम अगर आपने असेप्टिक टेक्निक को फॉलो नहीं किया तो भी सबसे बड़ा कारण है वो क्या, इन्फेक्शन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर सेकेंड कॉज लिखते हैं, दैट इज द पुअर असेप्टिक टेक्निक, असेप्टिक टेक्निक। मेन कारण बनता है आपका असेप्टिक टेक्निक, अगर आपने फॉलो नहीं की है तो ये कारण बन सकता है कि पेशेंट को क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो सबसे बड़ा कारण आपके
होता है ना, असेप्टिक टेक्निक, या आपने जो वॉल वगैरह चेंज करते हैं प्रॉपर हैंड हाइजीन प्रॉपर नहीं किया, जो इसी के तरह हैंड हाइजीन नॉट मेंटेन, तो इस टाइप की कंडीशन रहेगी तो ये क्या कर सकता है, इन्फेक्शन कॉज करता है। या लॉन्ग टर्म इन्फ्यूज या मोर देन 24 आवर्स, ये भी अपन कह सकते हैं, क्योंकि हमने क्या कहा था 24 घंटे के अंदर खत्म करना है, तो ये कारण हो सकते हैं आपके इन्फेक्शन के। अब इन्फेक्शन जब हो जाता है तो आपको इंटरवेंशन क्या क्या लेना है, वो भी इंपॉर्टेंट बात है। इंटरवेंशन की बात करें तो आज जब आपको पता लगेगा कि इन्फेक्शन हो गया है, तो टिपिन अगर पेशेंट को चल रहा है तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, स्टॉप, यूनिवर्सल स्टॉप कर देंगे इसको। दूसरा क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, सेम इन्फॉर्म HCP। अब इन्फॉर्म करेंगे, आपको कैसे पता लगेगा, इन्फेक्शन अगर किसी पेशेंट को रहेगा तो पेशेंट को फीवर आएगा, पेशेंट का टेम्परेचर राइज मिलेगा आपको, पेशेंट को चिल्स होगा, पेशेंट को राइगर होगा, तो इस टाइप की जब आप लैब के अंदर CBC सैंपल सेंड करोगे तो उसके अंदर WBC का लेवल भी इंक्रीज रहेगा, तो ये इंडिकेट करेगा कि पेशेंट को क्या है, इन्फेक्शन है, तो आप इमीडिएटली किसको इन्फॉर्म करोगे, दैट इज द फिजिशियन या डॉक्टर को, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करोगे। उसके बाद में HCP क्या करेंगे, अगर ये इन्फेक्शन वाली कंडीशन हो गई है तो आपको सेंट्रल लाइन हो या IV लाइन्स हो, उसको इमीडिएटली रिमूव करना होता है, तो रिमूव द लाइन्स, रिमूव द कैथेटर। और कैथेटर रिमूव करने के बाद में, क्योंकि ये फर्दर इन्फेक्शन को कॉज कर सकता है, और जब आप कैथेटर को रिमूव करते हैं तो उसके कैथेटर का जो टिप होता है उसको लेबोरेटरी के अंदर सैंपलिंग कल्चर के लिए भेजना होता है। तो ये जो कैथेटर आपने रिमूव किया है, सेंड टू टिप कल्चर, इसको बोला जाता है टिप कल्चर। इसका कल्चर होगा टिप का, और कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट होगा, तो ये आइडेंटिफाई करेगा कि उसके अंदर कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री हुई है और उसको सेंसिटिविटी किस मेडिसिन से है। तो जिस मेडिसिन से उसको सेंसिटिविटी होगी उससे उसको IV एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट करेंगे। तो नेक्स्ट अपन कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे, IV एंटीबायोटिक्स, है ना, तो टिप कल्चर करेंगे, रिमूव करेंगे, और आपके IV एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू कल्चर एंड सेंसिटिविटी। तो ये होती है मेन आपके इंटरवेंशन की। अब बात करें कि आप इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, जो कारण है उसको एलिमिनेट कर दो। अब ग्लूकोज तो रहेगा इसके अंदर, इसको तो हम निकाल नहीं सकते, तो हम कैसे इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, हम इसको ऐसे बचा सकते हैं कि आप जब भी TPN लगाने जाएं, TPN की आप केयर करें, पेशेंट को लगाएं, तो आप प्रॉपर असेप्टिक टेक्निक वो भी स्ट्रिक्टली फॉलो करें, तो इन्फेक्शन के रिस्क को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट असेप्टिक टेक्निक फॉलो, तो आपको असेप्टिक टेक्निक बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करनी होती है, और आपको प्रॉपर हर हैंड वॉश, हैंड हाइजीन का आपको ध्यान में रखना होता है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं आपके पेशेंट को इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में। और पेशेंट, अच्छा ये भी आप ऐड कर सकते हो कि पेशेंट कभी कभार बोलता है कि जो है वॉशरूम जाना है, कोई प्रोसीजर करना है, ड्रेसिंग चल रही है ना, कुछ डायग्नोस्टिक टूल आपको परफॉर्म करने हैं, तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को जब मूवमेंट कराया जाता है तो जब नेसेसरी हो तब ठीक है, लेकिन अननेसेसरी पेशेंट का जो IV लाइन्स है उसको रिमूव भी नहीं करना है। जब आप अननेसेसरी रिमूव करोगे, पेशेंट बोलेगा मुझे बाथरूम जाना है, मुझे घूमने जाना है, तो आपको इन्फॉर्म करना है कि आप इसको नहीं निकाल सकते, क्योंकि रिस्क रहेगी कि आपकी इन्फेक्शन की। तो अननेसेसरी रिमूव करेंगे तो उसका कॉन्टैक्ट भी ज़्यादा रहेगा। तो नॉट रिमूव, नॉट डिस्कनेक्ट लाइन अननेसेसरी, तो ये एक सबसे बड़ा भी कारण होता है इसका ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन का। ठीक है, तो हमने 3 कॉम्प्लिकेशन पढ़े, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरवोलेमिया, इन्फेक्शन। अब हम पढ़ते हैं कुछ और कॉम्प्लिकेशन, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन अपन पढ़ते हैं दैट इज द हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया हमने पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया क्यों होता है वो भी अपन डिटेल से डिस्कस करते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया किस कंडीशन के अंदर कंसिडर करेंगे, अगर पेशेंट का RBS शुगर का लेवल लेस देन 70 mg पर डेल है, उसको किस कंडीशन का कहेंगे, लेस देन 70 mg पर डे, उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहेंगे। अब हाइपोग्लाइसीमिया क्यों कह सकते हैं कि देखिए ग्लूकोज पेशेंट को कंटिन्यूस इन्फ्यूज कर रहे थे, लेकिन आपने क्या किया, सडन उसको स्टॉप कर दिया। भाई प्रॉपर सप्लाई उसको चल रही थी, लेकिन आपने सडनली इन्फ्यूजन को स्टॉप कर दिया, तो पेशेंट को ग्लूकोज मिलना बंद हो गया। लेकिन पेशेंट के अंदर तो इंसुलिन कंटिन्यूस बन रहा है, वो ग्लूकोज को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो सबसे पहला कारण यहाँ पर हो सकता है सडन स्टॉप। सडन स्टॉप कर दिया आपने, तो ये हो सकता है आपके हाइपोग्लाइसीमिया कर सकता है। नेक्स्ट बात करें और क्या क्या कारण हो सकता है। अब पेशेंट को जो है बहुत ज़्यादा इंसुलिन दे दिया आपने, वो भी क्या कर सकता है आपके हाइपोग्लाइसीमिया। तो एक तो सडन स्टॉप और टू मच इंसुलिन अगर आपने दे दिया
तो वे भी क्या कर सकता है, आपके हाइपोग्लाइसीमिया कर सकता है। अब हाइपोग्लाइसीमिया के जब साइन आएंगे तो आपको पता है पेशेंट को जिटरनेस होगा, पेशेंट को टेकिकार्डिया, पाल्पिटेशन, चिल्स, टेकिकार्डिया रहेगा, पाल्पिटेशन रहेगा, स्वेटिंग रहेगा, डाइफोरेसिस जिसको अपन कहते हैं। तो ये जब सिम्टम आएंगे तो आपको इन्फॉर्म करना है डॉक्टर को, और आपको क्या करना है, सबसे पहले इंटरवेंशन जब आप लेंगे, जैसे ही हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम आते हैं, इन्फॉर्म टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। अब आपको स्टॉप तो क्या करोगे, जब सडनली स्टॉप किया इसीलिए तो आपको ये सिम्टम मिले हैं, तो आपको क्या करना है, इन्फॉर्म, डायरेक्ट क्या करना है, इन्फॉर्म टू HCP। जब आप इन्फॉर्म करेंगे उसके बाद में आपने बता दिया कि ये पेशेंट को जो है भाई साहब आपके हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है। अब आप क्या करेंगे, पेशेंट को जब हाइपोग्लाइसीमिया ग्लूकोज कम है तो ग्लूकोज दो, तो यहाँ पर देते हैं डेक्सट्रोज, क्या बोलते हैं, डेक्सट्रोज 10% आपको देना होता है ना। तो डेक्सट्रोज देते हैं 10%, जिससे पेशेंट का लेवल वापस ग्लूकोज का बढ़े। जब आप सडन स्टॉप पहले तो कभी नहीं करना होता है ना, तो डायरेक्टली इसको ग्लूकोज दो और पेशेंट को जो है फ्लो रेट को मेंटेन करो, है ना, मेंटेन फ्लो रेट। और क्या रखो, अगर हाइपोग्लाइसीमिया कंटिन्यूस रहता है तो पेशेंट का ग्लूकोज मॉनिटरिंग रेगुलरली करते रहो, ग्लूकोज मॉनिटरिंग। तो ये सिम्टम रहते हैं और ये ट्रीटमेंट रहता है। हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर पेशेंट को डेक्सट्रो दिया जाता है एज एडवाइस। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो प्रिवेंट, कारण को ट्रीटमेंट करो, कारण का इलाज करो। आप क्या करना है, सडनली स्टॉप कभी नहीं करना है, तो नेवर स्टॉप सडनली, आपको सडनली स्टॉप नहीं करना होता है। आपको जैसे भी टिफिन खत्म होता है तो ऐसा नहीं कि थोड़ा सा बचा फटाफट इसको बंद करके छोड़ दो, ऐसा नहीं है, आपको सडन स्टॉप नहीं करना होता है। और जब आप सडन ये फिनिश हो जाता है, आफ्टर फिनिश, अगर मान लीजिए सॉल्यूशन फिनिश हो चुका है तो फिनिश के बाद में क्या करना है, सॉल्यूशन कंप्लीट होने के बाद में पेशेंट को 10% डेक्सट्रोज होता है वो IV लाइन से देना होता है 1 से 2 घंटा बाद में। क्या करना होता है, कंप्लीट होने के बाद में ये जो डेक्सट्रोज है प्यारे दोस्तों, डेक्सट्रोज 10% ये IV देना होता है, ये 1 से 2 घंटे आफ्टर 1 to 2 आवर। कंप्लीट होने के 1 से 2 घंटे बाद में क्या देना होता है, डेक्सट्रोज 10% देना होता है, क्योंकि पेशेंट को आपने हाइपर का जो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला ग्लूकोज का टिफिन दे दिया, और टिफिन जब गया तो ग्लूकोज तो बहुत ज़्यादा रहेगा, इंसुलिन फास्ट काम करेगा, ग्लूकोज को कम करेगा, और 1 से 2 घंटा तक ग्लूकोज ज़्यादा रहा और इंसुलिन ने सब ग्लूकोज को कम कर दिया। जब सारा ग्लूकोज कम हो जाएगा तो जब उसके बाद में ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया। और इस हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करने के लिए 1 से 2 घंटे बाद में आपको क्या देना है, डेक्सट्रोज 10%। जैसे आप BT के बाद में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद में हम नॉर्मली अगर रिएक्शन होती है तो क्या देते हैं, NS देते हैं, ताकि IV लाइन पेटेंट रहे, है ना। तो उसी प्रकार से हाइपोग्लाइसीमिया ना हो इसकी वजह से, इसलिए हम क्या देते हैं, डेक्सट्रोज 10% देते हैं फिनिश होने के बाद में। तो ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होता है जो आपको याद रखना है ना। और बाकी तो फ्लो रेट आपको मेंटेन करनी है, मेंटेन फ्लो रेट, कम भी नहीं देना और ज़्यादा भी नहीं देना। जब आप अंडर रेट देंगे तो क्या होगा, इंसुलिन तो कंटिन्यूस जाएगा, ग्लूकोज नहीं जाएगा, तो हाइपोग्लाइसीमिया की रिस्क रहती है। और जब हाइपोग्लाइसीमिया की रिस्क रहती है तो आपको अल्टीमेटली इसके ट्रीटमेंट भी ध्यान में रखना है ना। तो हमने कहा नेवर स्टॉप सडनली। अच्छा, सडनली स्टॉप नहीं करना तो कैसे करना है, मान लीजिए ये ड्रॉप चल रही है, ऐसे आराम से आप इसको दे रहे हो, तो ऐसा नहीं कि इसको सडनली पूरा ही बंद कर दिया। अब इतना सा सॉल्यूशन बचा है तो उसकी जो रेट है उसको कम कर दो। तो सडनली नहीं करना है, ग्रेजुअली डिक्रीज, हम कह सकते हैं ग्रेजुअली डिक्रीज। फ्लो रेट को हमेशा ग्रेजुअली डिक्रीज, धीरे धीरे कम करो, ताकि ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म चलता रहे। और ग्लूकोज दो 1 से 2 घंटा बाद में उसको, और ग्लूकोज की मॉनिटरिंग करो, ग्लूकोज मॉनिटरिंग 1 आवर आफ्टर, आवरली पेशेंट का ग्लूकोज मॉनिटर चेक करते रहो, ताकि ये हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट कर सके। तो ये था आपके हाइपोग्लाइसीमिया। नेक्स्ट सिम्टम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको अपन कहते हैं एयर एम्बोलिज्म। क्या बोलते हैं, दैट इज द एयर एम्बोलिज्म। तो आपका 5th नंबर का कौन सा हो गया, एयर एम्बोलिज्म। खतरनाक, एम्बोलिज्म खतरनाक और डेंजरस, पेशेंट की जान पर बात आ सकती है। एयर एम्बोलिज्म के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो देखो पहला कारण क्या हो सकता है कि जो हम सेंट्रल लाइन में जैसे लगाते हैं तो वहाँ पर आपने कैथेटर को प्रॉपर क्लैंपिंग नहीं करते हैं। अगर वहाँ पर क्लैंपिंग प्रॉपर नहीं हुई तो वहाँ पर एंटर कर सकती एयर, और एयर एंटर कर दी तो वो क्या करेगा, आपके एयर एम्बोलिज्म जो आपके आगे जाकर पल्मोनरी एम्बोलिज्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो पहला कारण बनेगा पुअर, या क्या सकते हैं, नॉट क्लैंपिंग कैथेटर प्रॉपर। आपने सेंट्रल लाइन कैथेटर को प्रॉपर क्लैंप नहीं किया है
तो एयर एम्बोलिज्म हो सकता है। नेक्स्ट बात करें कि जब आपने देखा होगा कि आईवी लाइन का कुछ भी फ्लूइड देते हैं तो उसकी ट्यूबिंग्स में अगर एयर रहे प्रेजेंट, वो भी क्या कर सकती है, आपके एयर एम्बोलिज्म कॉज कर सकती है। तो जो आईवी लाइन की ट्यूबिंग्स है उसमें भी एयर आपके कॉज कर सकती हैं। क्या कॉज सकती हैं? एयर प्रेजेंट इन ट्यूबिंग्स, आईवी ट्यूबिंग्स, है ना। तो वो एयर भी आपको रिमूव करनी होती है। तो ये कुछ कॉमन कॉम्प्लिकेशन होते हैं या कॉमन कारण होते हैं जहां पर आपके एयर एम्बोलिज्म हो सकता है। अब अगर एयर एम्बोलिज्म हो जाए तो आपको इलाज क्या करना है वो भी आप एक बार देख लेते हैं हम। एयर एम्बोलिज्म हो गया तो सडनली इन्फॉर्म करो डॉक्टर को। इन्फॉर्म या तो इसको कह सकते हैं, पहले अगर टीपीएन आपको लग रहा है चल रहा है तो स्टॉप टीपीएन, उसके बाद में सडनली इन्फॉर्म एचसीपी, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इमीडिएटली इन्फॉर्म करो। पेशेंट के साथ में रहो, क्योंकि जब एयर एम्बोलिज्म होगा तो पेशेंट के अंदर जो होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है और पेशेंट को जो होता है डिस्पनिया, सांस के अंदर दिक्कत हो सकती है, डिस्पनिया हो सकता है, टेकिपनिया हो सकता है, टेकिकार्डिया हो सकता है, सडन चेस्ट पेन हो सकता है, एप्रीहेंशन हो सकता है, ये मल्टीपल टाइप्स की कॉम्प्लिकेशन, कंफ्यूजन हो सकता है। तो पेशेंट के साथ में आपको रहना है, पेशेंट को काम करना है ना, काम करना है, कीप काम, कूल करना है, इन्फॉर्म करना है और आपको इन्फॉर्म करना होता है डॉक्टर्स को। अब डॉक्टर्स जैसे आपको बताते हैं उसके बाद में आपको क्या करना है, पोजीशन देनी है, वो होती है आपकी ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। पोजीशन की बात करें, ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन देनी होती है। और ये ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन जो होती है प्यारे दोस्तों, ये क्यों देते हैं? ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन के अंदर क्या होगा, पेशेंट का हेड तो रहेगा नीचे और पेशेंट के जो बॉडी का जो फीट वगैरह है वो क्या रहेंगे, अपर रहेंगे। उससे क्या होगा कि पेशेंट को जैसे हार्ट के अंदर एयर एम्बोलिज्म हुआ है वो आपके राइट एट्रियम के अंदर ही ट्रैप हो जाएगा, आगे पल्मोनरी सर्कुलेशन में नहीं जाएगा। इस पोजीशन से ये बेनिफिट रहता है कि जो मूवमेंट इसका एम्बोलिज्म का है वो आगे नहीं होगा। जब आगे नहीं होगा तो रिस्क पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म की कम रहती है। तो आपको ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन देनी है। और जब आपने ये पोजीशन दी उसकी अल्टीमेटली ट्रीटमेंट वगैरह स्टार्ट करेंगे। अब आपको प्रिवेंशन कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो कारण का इलाज करो, क्लैंपिंग करना है प्रॉपरली, क्लैंप प्रॉपर, कैथोड को प्रॉपर क्लैंप करो, है ना। और क्या कर सकते हैं अपन, दूसरा कारण क्या था, एयर है ट्यूबिंग्स में उसको रिमूव करो, रिमूव आईवी लाइन एयर। और अपन क्या कर सकते हैं कि जब भी आप आईवी कैथेटर यहाँ पर क्लैंपिंग को जब आप क्लैंप या अनक्लैंप करते हैं या आईवी लाइन को रिमूव करते हैं तो वहाँ पर पेशेंट को बोलना है कि परफॉर्म करे वाल्सवा मैन्यूवर। वाल्सवा मैन्यूवर क्या होता है, पेशेंट को बोलना है डीप ब्रीथ करे और उसको होल्ड करके बियर डाउन करे, होल्ड करके बियर डाउन करें। इससे क्या होगा कि पेशेंट का एक तो इंट्राथोरेसिक प्रेशर इंक्रीज होगा और जब प्रेशर बढ़ेगा तो हार्ट पर प्रेशर बढ़ेगा, तो हार्ट पे जब प्रेशर बढ़ेगा तो जो वॉल्यूम है अल्टीमेटली वो ऊपर की तरफ फोर्स करेगा, ना कि नीचे की तरफ। जब आप कनेक्शन सिक्योर करोगे तो जब ऊपर की तरफ फोर्स करेगा तो एयर की एंट्री अंदर की साइड में नहीं हो सकती और इससे आपका एयर एम्बोलिज्म क्या होगा, प्रिवेंट हो जाएगा। तो यहां पर क्या करना है, व्हेन चेंजिंग लाइंस कैथेटर और क्लैंप, तो क्या करना है, पेशेंट को परफॉर्म वाल्सवा मैन्यूवर। और वाल्सवा मैन्यूवर क्या करता है, आपके इंट्राथोरेसिक प्रेशर को इंक्रीज करेगा, डीप ब्रीथ एंड होल्ड एंड बियर डाउन, इस टाइप का पेशेंट को बोलना रहता है। और ये क्या करेगा, आपके एयर एम्बोलिज्म को प्रिवेंट करेगा। और वाल्सवा मैन्यूवर के साथ में पेशेंट को ये भी बोलना है कि जिस साइड के अंदर सेंट्रल लाइन लगी है उसकी अपोजिट साइड के अंदर नेक को रखना है, अगर इधर लगी है तो इधर साइड में नेक को रखना है, वाल्सवा मैन्यूवर को परफॉर्म करना है। और आप क्लैंपिंग करो, ट्यूब निकालो या उसको फ्लश करना है, जो भी करो, वो उससे क्या होगा कि पेशेंट का एयर एम्बोलिज्म प्रिवेंट हो जाएगा। तो अपोजिट साइड नेक, नेक ऑपोजिट साइड, तो ये भी एक तरीका बनता है आपके एयर एम्बोलिज्म को प्रिवेंट करने का। तो मेजर जो हमने ये कॉम्प्लिकेशन पढ़े हैं आपके हाइपोग्लाइसीमिया, एयर एम्बोलिज्म, हाइपरग्लाइसीमिया और जो इन्फेक्शन हो गया या हाइपरवोलेमिया। कभी कभार एक और पूछते हैं जिसको अपन शॉर्ट लिख दे सकते हैं, फैट ओवरलोड सिंड्रोम। फैट ओवरलोड, फैट ओवरलोड सिंड्रोम के अंदर वही आपने अगर रैपिड ट्रांसफ्यूजन कर दिया है क्योंकि उसके अंदर फैट होती है, रैपिड ट्रांसफ्यूजन आपने कर दिया है, फ्लो रेट आपने मेंटेन, फ्लो रेट जो होती है वो आपने बहुत बढ़ा दी है तो भी आपका हो सकता है। वही सेम आपको इन्फॉर्म करना होता है और वही आपको सारी चीज़ें डिस्कस करके फैट का एमल्सीफाई जो होता है आपको डायरेटिक देनी पड़ेगी। और प्रिवेंशन के लिए आपको रिस्क फैक्टर असेस करने पड़ेंगे कि पेशेंट को फैट कोई बीमार नहीं है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा नहीं है, हाइपरलिपिडीमिया नहीं है, ऐसी कंडीशन है तो ये भी हमको थोड़ा माइंड के अंदर रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो रहती है वो आपको फैट एम्बोलिज्म को प्रिवेंट करने में हेल्प करती है। तो ये था हमारा टीपीएन, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक हमने चेष्टा की, हमने कोशिश की है
कि इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करें, सारी चीज़ें आपको समझ में आए, है ना, ताकि आपको कोई भी इसके बारे में डाउट ना रहे। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, है ना, और क्या क्या इसके कॉम्पोजिशन, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो बने रहेगा इसी तरह से। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।